तभी बाहर से झांग गुइलान आती है। उसकी स्किन काली थी और वह दीवार के सहारे खड़ी होकर हाथ में कच्ची मूली लिए हुए थी। फिर वह कहती है, सिस्टर तुम पूरे दिन बाहर नहीं निकलती, बाहर तो बहुत बातें फैल रही हैं। कल रात तुम्हारी सेकंड सिस्टर इन लॉ को तुम्हारे सेकंड ब्रदर ने बहुत डांटा था। उसकी रोने की आवाज कई घरों तक सुनाई दे रही थी। किचन से बाहर आई लिंग चिंगशू कोर्टयार्ड में रखे स्टूल पर बैठ जाती है। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या हुआ था? जिस पर झांग गुइलान भी एक स्टूल खींचकर उसके सामने बैठ जाती है। फिर वह अपनी आवाज और धीमी करके कहती है, बाहर लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे सेकंड ब्रदर के घर का जो छोटा बच्चा है वो असल में तुम्हारे सेकंड ब्रदर का नहीं है। यह सुनकर लिंग चिंगशू के हाथ का काम अचानक रुक जाता है। फिर वह हैरानी से झांग गुइलान की तरफ देखती है, जिस पर झांग गुइलान और धीरे से कहती है, लोग कह रहे हैं कि वो तुम्हारे बड़े भाई का बच्चा है। यह सुनकर लिंग चिंगशू की आंखें एकदम फैल जाती हैं। झांग गुइलान अपने हाथ की बची हुई मूली मुंह में डालती है और फिर उसके कान के पास झुककर धीरे धीरे सारी बात बताने लगती है, जिस पर लिंग चिंगशू पूरी बात सुनकर एकदम हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पहले वह अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करती थी। लिंग चिंगशू हमेशा सोचती थी कि उसके बड़े भाई बहुत सीधे और ईमानदार हैं, वो हर काम बराबरी से करते हैं और बिल्कुल एक बड़े भाई जैसे लगते हैं। लेकिन यह सब सुनने के बाद उसके मन में उनके लिए कुछ अलग ही सोच आने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर झांग गुइलान उसके रिएक्शन को देखकर काफी खुश लगती है। फिर वह उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है, ठीक है सिटी वाली छोटी बहू, अब मैं घर जाकर खाना बनाती हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। उस रात तुम बहुत देर से घर वापस आते हो, जिस पर इस बार जैसे ही तुम घर के पास पहुंचते हो तुम्हें दूर से ही घर में जलती हुई लाइट दिखाई देती है। यह देखकर तुम मन ही मन सोचते हो कि इलेक्ट्रिक लैंप सच में तेल वाले लैंप से कहीं ज्यादा ब्राइट है। फिर जैसे ही लिंग चिंगशू तुम्हें आते हुए देखती है, वह जल्दी से किचन से गर्म खाना और सफेद आटे के स्टीम्ड बन्स लेकर बाहर आ जाती है। फिर वह कैजुअली पूछती है, आज इतनी देर कैसे हो गई? लेकिन तभी उसकी नजर तुम्हारे बॉडी पर लगी हुई मिट्टी पर जाती है, जिस पर वह तुरंत खाना नीचे रखती है और तुम्हारे कपड़ों पर लगी मिट्टी साफ करने लगती है, जिस पर तुम जल्दी से उसका हाथ रोक लेते हो। फिर मुड़कर हॉल का दरवाजा बंद कर देते हो। इसके बाद तुम सिरहाने के पास रखे हुए हैशटैग में हाथ डालते हो और वहां से कुछ निकालकर बहुत संभाल कर टेबल पर रखते हो। फिर तुम वो वेट पेस्ट बाहर निकालते हो जो तुम्हें आज अचानक मिला था। लेकिन तुम अपनी वाइफ को यह नहीं बताते कि आज तुम्हें अचानक इतना बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि तुम सोचते हो कि आज की रात तुम अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बिताओगे और कल पहाड़ पर नहीं जाओगे, बल्कि पहले इन चीजों को बेचने जाओगे। लिंग चिंगशू टेबल पर रखी उस काले भूरे रंग की चीज को ध्यान से देखती है। उसका शेप थोड़ा जिंजर जैसा होता है, जिस पर वह कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे लगता है मैंने इसे किसी किताब में देखा है। फिर वह थोड़ा डाउट में पूछती है, क्या यह न्यूक्लियर हैंड हाउस है? यह सुनकर तुम खुद हैरान रह जाते हो, क्योंकि तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वाइफ इसे पहचान लेगी। गांव के ज्यादातर लोगों को तो अभी तक इसकी असली कीमत भी नहीं पता थी। अगर पहाड़ पर इतने अच्छे ट्रेजर ना होते तो लोग बहुत पहले ही स्टोन लेक और हैंड हाउस जैसी चीजों को पूरी तरह खोद कर खत्म कर चुके होते। यह चीज कई सालों तक बहुत महंगी रही थी। फिर बाद में इसकी खेती करने का तरीका आ गया और इसे आर्टिफिशियल तरीके से उगाया जाने लगा, जिसके बाद यह मार्केट में आसानी से मिलने लगी। लेकिन फिर भी जंगल में मिलने वाली ऐसी चीजों की कीमत आज भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वाइल्ड वाली चीजें लगभग मिलती ही नहीं है। जिस पर तुम मुस्कुराते हो और अपनी वाइफ को अपनी बाहों में खींच लेते हो। फिर उसके गोरे और मुलायम चेहरे पर धीरे से किस करते हो। फिर उसकी चमकती हुई आंखों को देखते हुए कहते हो, हाँ ये वही है, कल मैं तुम्हें और बच्ची को सिटी लेकर जाऊंगा और वहीं इन सब चीजों को फार्मेसी में बेच दूंगा। लेकिन जैसे ही लिंग चिंगशू यह सुनती है कि तुम बच्ची को भी बाहर ले जाना चाहते हो, उसका पूरा शरीर एकदम सख्त हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारी पहले की बात याद आ जाती है, जब तुमने कहा था कि बच्ची को सिटी में किसी ऐसे घर में बेच देंगे जहां बच्चे नहीं हैं। जिस पर उसके मन में डर फिर से वापस आ जाता है। उसे नहीं पता कि तुम सच में बदल गए हो या फिर पहले की तरह वही सब करने वाले हो। फिर वह धीरे से तुम्हारी बाहों से खुद को अलग करती है और बहुत सावधानी से कहती है, बेटी अभी बहुत छोटी है, हम नहीं जाएंगे, तुम पहले हाथ धो लो और खाना खा लो। यह सुनकर तुम तुरंत समझ जाते हो कि कुछ गड़बड़ है। तुम तो बस उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहते थे और उसके लिए कुछ सर्दियों के कपड़े भी खरीदना चाहते थे। लेकिन अब तुम्हें महसूस होता है कि वह फिर से तुमसे डरने लगी है। उसे अभी भी लगता है कि तुम उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते हो और तुम्हारे किए हुए पुराने काम इतने बुरे थे कि उसका तुम पर दोबारा भरोसा करना आसान नहीं था। जिस पर तुम चुपचाप अपनी शर्ट उतारते हो, दरवाजा खोलकर बाहर जाते हो और जल्दी से मुंह धोकर वापस कमरे में आकर बैठ जाते हो। फिर तुम्हारी नजर टेबल पर रखे खाने पर जाती है। वहां एक प्लेट में गोल्डन स्क्रैम्बल्ड एग्स रखे होते हैं और सुबह के बचे हुए फ्राइड पोर्क भी रखे होते हैं, जिस पर तुम सोचते हो कि उसने दोपहर में भी ठीक से नहीं खाया होगा। अगर वह इसी तरह बचत करती रही तो वह खुद को और बच्ची को कैसे संभालेगी। फिर तुम मन ही मन सोचते हो कि तुम्हें जल्दी से ज्यादा पैसे कमाने होंगे ताकि वह बिना डर के जी सके। फिर तुम पूछते हो, डॉटर इन लॉ ये एग्स कहाँ से आए? लिंग चिंगशू सिर झुकाकर तुम्हारे लिए बैटर सूप बनाती है। फिर धीरे से कहती है, तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद मेरी माँ आई
थी, वही ये सब देकर गई हैं, लेकिन उसने डिवोर्स वाली बात तुम्हें बिल्कुल नहीं बताई। यह सुनकर तुम्हें तुरंत याद आता है कि पहले तुमने अपनी मदर इन लॉ से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे, जिस पर तुम्हारे मन में आता है कि जब तुम कल ये चीजें बेच दोगे तो सबसे पहले वही पैसे वापस करोगे। फिर तुम हाथ बढ़ाकर अपनी वाइफ को अपने पास बैठा लेते हो और कहते हो जल्दी खाना खाओ। ये कहकर तुम उसे मिक्सड फ्लावर वाला स्टीम्ड बन पकड़ा देते हो, क्योंकि वह सफेद आटे वाला बन खुद खाने को तैयार ही नहीं होती। उसने आधा सफेद आटा और आधा मोटा आटा मिलाकर बन्स बनाए थे, जिस पर तुम खुद कॉर्नमील वाला बन उठाते हो और बड़ा सा बाइट लेते हो। फिर लिंग चिंगशू धीरे से सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखती है। उसके मन में आता है कि अगर तुम हमेशा ऐसे ही रहो तो कितना अच्छा होगा, लेकिन फिर उसे डर लगता है कि पता नहीं ये सब कितने दिन तक चलेगा। इसी बीच तुम दोनों खाना खा ही रहे होते हो, तभी बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। फिर बाहर से कोई जोर से कहता है, चौथे भाई, मैं दूसरा छठा हूं, बाहर आओ। 3 लोग बैठे हैं, बस एक की कमी है, चलो साथ में पीते हैं। यह सुनते ही लिंग चिंगशू का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखें घबराहट से फैल जाती हैं, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं तुम पहले की तरह फिर उनके साथ शराब पीने और जुआ खेलने ना चले जाओ। यह आवाज सुनकर तुम एक पल के लिए रुक जाते हो। फिर तुम्हें याद आता है कि बाहर कौन है, जिस पर तुम अपने चॉपस्टिक नीचे रखते हो, और जैसे ही सिर उठाकर देखते हो तुम्हें अपनी वाइफ का पीला पड़ा हुआ चेहरा दिखाई देता है। फिर तुम तुरंत उठते हो और उसे अपनी बाहों में खींच लेते हो। लिंग चिंगशू के चेहरे पर साफ डर और घबराहट दिखाई दे रही होती है, जिस पर वह तुम्हारी बाहों में सिमट जाती है। उसकी पतली और सफेद उंगलियां तुम्हारे सीने पर पहने छोटे वेस्ट को कसकर पकड़ लेती हैं। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या तुम फिर उनके साथ शराब पीने जाओगे? यह सुनकर तुम्हें आखिर समझ आता है कि वह इतनी डरी हुई क्यों है। उसे लगता है कि तुम फिर पहले जैसे बन जाओगे, जिस पर तुम अपना चेहरा उसके बालों के पास ले जाते हो। तुम्हारी ठुड्डी उसके मुलायम बालों को छूती है और तुम्हारी बाहें उसे और कसकर पकड़ लेती हैं। तुम्हें साफ महसूस होता है कि उसका शरीर कितना पतला हो चुका है। शादी के बाद उसने तुम्हारे साथ एक भी अच्छा दिन नहीं देखा था, यहाँ तक कि पेट भरकर खाना भी उसके लिए किसी लग्जरी जैसा बन गया था। लेकिन फिर भी वह अभी तक तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। वह सच में तुम्हारे साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी, जिस पर तुम गहरी सांस लेते हो और अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए धीरे से कहते हो, फिक्र मत करो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उन्हें वापस भेज दूंगा और आगे से उनका साथ भी नहीं रखूंगा। तुम्हारी बात सुनकर लिंग चिंगशू धीरे से अपना चेहरा उठाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं। फिर वह तुम्हारी तरफ देखते हुए पूछती है, सच में नहीं जाओगे? जिस पर तुम उसकी आंखों में देखते हो। तुम्हें उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई देती है। तुम सच में उसे बताना चाहते हो कि तुम बदल चुके हो। फिर तुम उसके नाक के ऊपर हल्का सा किस करते हो और गर्म सांस छोड़ते हुए कहते हो, सच में नहीं जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अभी यहाँ से भेज देता हूँ। इसके बाद तुम धीरे से उसे वापस स्टूल पर बैठा देते हो। फिर कहते हो, तुम पहले खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। लेकिन जैसे ही तुम उठते हो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे वेस्ट को अभी भी उसकी उंगलियां कसकर पकड़े हुए हैं, जिस पर तुम सोचते हो कि उसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए कि तुम उन्हें मना कर रहे हो, ताकि उसे भरोसा हो जाए। फिर तुम सिर झुकाकर उसके बालों पर एक बार और किस करते हो, जैसे तुम उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा बड़ा और गर्म हाथ धीरे से उसकी पीठ थपथपाता है, जिस पर वह धीरे धीरे तुम्हारा वेस्ट छोड़ देती है। फिर तुम उठते हो और बड़े कदमों से कोर्टयार्ड के दरवाजे तक जाते हो। तुम लकड़ी का दरवाजा खोलते हो, जिस पर बाहर खड़े लोग तुम्हें देखकर हंसने लगते हैं। उनमें से एर्ल्यूजी नाम का आदमी सबसे पहले हंसते हुए कहता है, चौथे भाई, तुम भी कमाल हो। भाभी के जाते ही तुम बेड से बाहर नहीं निकल रहे। इतने दिन हो गए और तुम अपने भाइयों के साथ पीने भी नहीं आए। यह सुनते ही तुम्हारा चेहरा ठंडा पड़ जाता है। फिर तुम उसे घूरते हुए कहते हो, चुप हो जा, अगर ठीक से बात नहीं कर सकता तो अपना गंदा मुंह बंद रख। तुम्हारी बात सुनकर बाकी दोनों भी, जो अभी तक हंस रहे थे, तुरंत चुप हो जाते हैं। फिर उनमें से एक जल्दी से कहता है, चौथे भाई, वो तो बस मजाक कर रहा था, उसकी बात का बुरा मत मानो, चलो हम लोग बस साथ में पीने चलते हैं। यह कहते हुए वह तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन तुम तुरंत उसका हाथ हटा देते हो। फिर तुम तीनों की तरफ देखते हुए कहते हो, आज के बाद अगर शराब पीनी है या जुआ खेलना है तो मेरे पास मत आना। यह सुनकर तीनों एकदम हैरान रह जाते हैं। वो ऐसे तुम्हें देखते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, जिस पर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि तुमने यह बात कही है, लेकिन एयरलूसी के चेहरे पर अभी भी बेहुदा सी स्माइल बनी रहती है। फिर वह फिर से हंसते हुए कहता है, क्या बात है चौथे भाई, भाभी ने तुम्हें इतना बांध दिया क्या? अब तो वो ठीक भी हो गई हैं, कभी हमें भी। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, क्योंकि अगले ही पल तुम जोर से उसे चेस्ट पर किक मारते हो, जिस पर वह सीधा जमीन पर गिर जाता है और दर्द से वहीं पड़ा रह जाता है। फिर तुम उसके पास जाते हो, उसके पैरों पर पैर रख देते हो और नीचे झुककर उसे घूरते हो। अंधेरे में तुम्हारा चेहरा इतना डरावना लग रहा होता है कि वह कांपने लगता है। फिर तुम गुस्से में कहते हो, अगर अगली बार मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और तुम्हारी तीसरी टांग भी तोड़ दूंगा। यह सुनकर एर्लूजी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर वह दर्द भूलकर दोनों हाथों से तुम्हारे पैर पकड़ लेता है और रोने जैसी आवाज में कहता है, चौथे भाई, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। साइड में खड़े बाकी दोनों लोग भी यह सब देखकर पूरी तरह डर
जाते हैं। काफी देर तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि इस वक्त तुम बहुत खतरनाक लग रहे होते हो। रात के अंधेरे में तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई गुस्से में भरा हुआ जानवर सामने खड़ा हो, जिस पर उन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह बीच में आए, क्योंकि उन्हें आप पता था कि अगर तुम सच में गुस्सा हो गए तो किसी को भी नहीं छोड़ोगे। फिर अचानक तुम्हें लिंग चिंगशू का ख्याल आता है। तुम्हें डर लगता है कि अगर उसने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वह फिर से तुमसे डरने लगेगी, जिस पर तुम गहरी सांस लेते हो और धीरे से पीछे हट जाते हो। फिर तुम जमीन पर पड़े एलूजी को एक आखिरी किक मारते हो और कहते हो, दफा हो जाओ यहां से। फिर तीनों जल्दी जल्दी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही तुम अपना गुस्सा दबाते हो और वापस कोर्टयार्ड के अंदर आ जाते हो। फिर तुम दरवाजा बंद करके कुंडी लगा देते हो, जिस पर कमरे के अंदर खड़ी लिंग चिंगशू धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आती है। तुम्हारे बाहर जाने के बाद उसके लिए हर एक मिनट बहुत मुश्किल हो गया था। उसे लग रहा था कि तुम वापस नहीं आओगे। उसका दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। उसके पेट में भूख से आवाज हो रही थी, लेकिन फिर भी वह टेबल पर रखा गर्म खाना देखकर भी उसे हाथ नहीं लगा पाई थी। अब तुमसे अपने आप एक कौर भी नहीं खाया जाता है। बस कुछ दिनों की मेहनत के बाद जरा सा तुम्हें देखती हूँ, जिस पर मुझे फिर से तुमसे उम्मीद होने लगती है। और मुझे उससे अमीर बनने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो एक स्टेबल लाइफ जी सके। लेकिन अगर वो फिर उन बेकार लोगों के साथ जाकर शराब पीने लगे और उनके बहकावे में आ जाए, जिस पर बच्चा अभी इतना छोटा है, यागन उसे लेकर बाहर भी नहीं जा सकता था। क्या वो सच में डिवोर्स करने वाला था? यह सोचकर वो वहीं स्टंट रह जाती है। तभी उसे बाहर से एक स्टेडी सी आवाज सुनाई देती है, जिस पर उसकी नजर अपने आप उसी दिशा में चली जाती है जहां से आवाज आ रही होती है। और अगले ही पल मूनलाइट के बीच एक लंबा सा फिगर अंदर आता दिखता है। यह देखकर लिंग चिंगशू के चेहरे पर, जो अभी तक बिल्कुल बुझा हुआ था, अचानक से एक चमक आ जाती है, क्योंकि वो सच में उन हरामियों के साथ बाहर घूमने नहीं गया था। वो अभी भी थोड़ा शॉक्ड होकर उसे देख ही रही होती है। तभी तुम उसके पीछे आ जाते हो और फिर झुककर उसे अपनी चौड़ी बाहों में भर लेते हो, जिसके बाद तुम सिर झुकाकर अपनी वाइफ के गोरे और मुलायम गाल पर किस कर देते हो और कहते हो, क्या हुआ, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। ये कहते हुए तुम चॉपस्टिक उसके हाथ में पकड़ा देते हो। फिर खुद टेबल के पास जाकर बैठ जाते हो, जिसके बाद तुम कॉर्नमील के स्टीम्ड बन को उठाकर बड़े बड़े कौर में खाना शुरू कर देते हो। लिंग चिंगशू अभी भी पूरी तरह रिएक्ट नहीं कर पाती है, जिस पर वो धीरे से पूछती है, क्या तुम सच में आगे से उनके साथ नहीं घूमोगे? जिसके जवाब में तुम हंसते हुए कहते हो, रिपोर्ट टू माई वाइफ, मैंने उनसे पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया है और अब मैं उनके साथ कभी नहीं खेलूंगा। यह सुनकर लिंग चिंगशू हल्के से सिर हिला देती है और फिर चुपचाप खाना खाने लगती है। लेकिन खाते वक्त वो बार बार चोरी से अपने आदमी को देखती रहती है, क्योंकि तुम जल्दी जल्दी खाते हो, लेकिन तुम्हारा खाने का तरीका बिल्कुल खराब नहीं लगता है। ऊपर से तुम्हारा हैंडसम फेस और वो ठंडा सा एक्सप्रेशन तुम्हें और भी अच्छा दिखा रहा होता है। जब उसने तुमसे शादी की थी, तब अपनी जान बचाने के अलावा एक रीजन ये भी था कि तुम देखने में काफी सीधे और अच्छे लगते थे। उस समय वो तुम्हारे लुक पर ही फिदा हो गई थी, जिस पर उसने अपने भाई के रिश्ते की जगह खुद तुमसे शादी कर ली थी, जबकि तुम उस वक्त बिल्कुल गरीब थे। और फिर जब तुम देखते हो कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें लगातार खोए हुए होकर देख रही है, जिस पर तुम्हें समझ नहीं आता कि उसके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है, तब तुम उसके बन के ऊपर एक गोल्डन एग रख देते हो। फिर होंठ मोड़ते हुए उसे छेड़कर कहते हो, जल्दी खाओ, बाद में बेड पर तुम्हें जितना देखना है देख लेना। तुम्हारी यह बात सुनकर लिंग चिंगशू तुरंत होश में आ जाती है और फिर तुम्हें घूर कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा लाल हो जाता है, जिस पर वो सिर झुकाकर चुपचाप खाने लगती है। खाना खत्म होने के बाद भी तुम जल्दी जाने की कोई जल्दी नहीं दिखाते हो, बल्कि दूसरे कोने वाली बेंच पर टिक कर बैठ जाते हो और फिर लगातार अपनी वाइफ को देखते रहते हो। जितना ज्यादा तुम उसे देखते हो उतना ही ज्यादा उसे पसंद करने लगते हो, क्योंकि उसकी स्किन अभी भी इतनी स्मूथ और साफ होती है कि वो किसी भी रियल स्टार से ज्यादा खूबसूरत लगती है। तभी तुम्हारी नजर उसके हाथ पर जाती है। चॉपस्टिक्स पकड़ते पकड़ते उसकी उंगलियां और हाथ की हड्डियां लाल हो गई होती हैं, जिस पर तुम उसका पतला सा रिस्ट पकड़ लेते हो और उसे अपनी आंखों के सामने खींच लेते हो। उसी वक्त तुम्हें बाहर सूखती हुई बेडशीट याद आती है, जिस पर तुम मन ही मन सोचते हो कि कल जो भी सामान है उसे बेचकर किसी तरह एक वॉशिंग मशीन का टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जमाने में बहुत से लोग वॉशिंग मशीन के बारे में जानते भी नहीं हैं, और जो जानते हैं वो भी पैसे खर्च करने से कतराते हैं। लेकिन लिंग चिंगशू जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लेती है और घबराकर तुम्हें देखने लगती है। फिर धीरे से कहती है, अगर तुम खाना खा चुके हो तो जाओ, पानी गर्म कर लो और जाकर नहा लो। जिस पर तुम उठते हो और फिर उसके गाल पर एक किस करके किचन की तरफ चले जाते हो ताकि पानी गर्म कर सको। तुम्हारे जाने के बाद लिंग चिंगशू धीरे से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख देती है और फिर अपने गर्म हो चुके गाल को छूती है, क्योंकि उस रात के बाद से यह आदमी हर वक्त उसे गले लगाता रहता है और बीच बीच में उसे किस भी कर देता है। और जब भी वो उसके करीब आता है, उसके शरीर से आने वाली स्मेल उसे साफ फील होती है, जिस पर उसका दिल ऐसे धड़कने लगता है जैसे कोई छोटा सा रैबिट उसके सीने में उछल रहा हो, और वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उसे आखिर क्या हो रहा है। खाना खत्म होने के बाद तुम लिंग चिंगशू का हाथ पकड़ लेते हो और फिर कहते हो कि चलो बाहर थोड़ा वॉक करके आते हैं।
जिस पर वो चुपचाप तुम्हारे साथ चल देती है। लेकिन रास्ते में तुम दोनों सीधे घर वापस नहीं जाते हो, बल्कि लिंग चिंगशू एक दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और फिर थोड़ी दूर पर न्यू पेंगफेंग का टूटा फूटा मिट्टी का घर दिखाई देता है। घर के बाहर एक औरत अपने सीने को पकड़कर धीरे धीरे चल रही होती है। उसके हाथ में थोड़ा सा कॉर्न होता है, जिसे वो पानी के साथ एक टूटे हुए सिरेमिक जार में डालती जा रही होती है। लेकिन बस कुछ कदम चलने के बाद ही उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है और उसके माथे से लगातार पसीना बहने लगता है। यह देखकर दूर से आधे सफेद बालों वाला एक आदमी जल्दी जल्दी उसकी तरफ आता है, जिस पर वो भौहें सिकोड़ कर उसके हाथ से पानी की बाल्टी ले लेता है और उसे वापस कमरे में जाकर लेटने के लिए कहता है। फिर खुद खाना बनाने लगता है। औरत उसकी तरफ देखती है, तभी आदमी अपनी जेब से आधी रोटी निकालता है, जिसे वो आज बदल कर लाया था। फिर वो कहता है, आज किस्मत अच्छी थी, एक केक मिल गया, उसका आधा मैंने खा लिया और बाकी तुम्हारे लिए ले आया हूँ। तुम जल्दी से इसे खा लो, इसे खाने से तुम ठीक हो जाओगी। औरत उससे पूछती है, और तुमने खाया? जिस पर आदमी बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप जार में एक मुट्ठी चावल डालता है, फिर नीचे बैठकर आग जलाने लगता है और कहता है, मैं खा चुका हूं। लेकिन औरत अपने शरीर की हालत देखकर वो केक उसकी तरफ वापस बढ़ा देती है और कहती है, मुझे भूख नहीं है, तुम ही इसे खा लो, मैं बस थोड़ी देर लेटकर थोड़ा सी पी लूंगी। यह सुनकर आदमी चुपचाप आग में लकड़ियां डालता रहता है और फिर भारी आवाज में कहता है, खा लो, अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारी बीमारी कैसे ठीक होगी। इतना कहते हुए वो सिर झुका लेता है और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। उसे उस औरत के लिए बुरा फील होता है जो पूरे दिन बिना कुछ खाए रही थी, और उसे इस बात का भी दुख होता है कि वो उसके साथ गांव में आकर इतनी तकलीफ झेल रही है। जिस पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, इतना मत सोचो, आराम से रहो और अपना ध्यान रखो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए दवा ढूंढ लाऊंगा, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। लिंग चिंगशू यह देखकर और भी उदास हो जाती है। जिस पर वापस आते वक्त वो तुमसे उन दोनों के बारे में पूछती है, लेकिन तुम थोड़ी देर चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या कहो। तुम उस आदमी को ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में तुमने उस बूढ़े आदमी को कई सालों तक टीवी पर देखा था और उसके मरने के बाद उसने अपनी सारी दौलत डोनेट कर दी थी और अपनी लवर के नाम पर एक मेडिकल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी फाउंडेशन बनाया था। उसने कहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यही था कि वो अपनी प्यारी वाइफ को बचा नहीं पाया, और जब तुमने सुना था कि उसकी वाइफ बीमारी और दर्द की वजह से मर गई थी, तब तुम्हें अपनी यादों के हिसाब से लगा था कि शायद यही बीमारी उसकी वाइफ को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। लेकिन तुम्हें लगता है कि मिसेस यिंग की बीमारी की सबसे बड़ी वजह न्यूट्रिशन की कमी थी, क्योंकि वो चारों तरफ से हवा आने वाले टूटे हुए कवर सेट में रहती थी और हर दिन बस पतला सा सूप और थोड़ा सा पानी पीती थी। ऐसे में अगर कोई बीमार न भी हो तो भी खुद को खत्म कर सकता है। जिस पर तुम मन ही मन सोचते हो कि अपनी वाइफ, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, उससे दवा दिलवाकर और कुछ पैसे देकर इस फ्यूचर बॉस की मदद करोगे। कम से कम वो लोग थोड़ा रिकवर तो कर पाएंगे। अगली सुबह कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले वाले ट्यूटर की तरह तुम सुबह होने से पहले ही अपनी आंखें खोल लेते हो, फिर चुपचाप बेड से नीचे उतरते हो और छोटे वाले बिस्तर के पास जाकर अपनी बेटी को ध्यान से उठा लेते हो। जिसके बाद तुम उसे धीरे से अपनी वाइफ के पास लिटा देते हो और छोटे से क्विल्ट को अच्छे से ओढ़ा देते हो। फिर अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हो। इसके बाद तुम बाहर से दरवाजा बंद करते हो और घर से निकल जाते हो। इस समय गांव में अगर किसी के पास 28 बार वाली बाइक होती है तो उसकी हालत काफी अच्छी मानी जाती है, इसलिए ज्यादातर लोगों को बाहर जाने के लिए पैदल ही चलना पड़ता है। लेकिन तुम अपनी यादों के भरोसे सीधे एक बड़ी चाइनीज मेडिसिन शॉप तक पहुंच जाते हो, जिस पर दुकान में बैठे मिडिल एज्ड आदमी की नजर तुम्हारे हाथ में पकड़ी चीजों पर जाती है और वो तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। फिर वो तुम्हारे निकाले हुए गीले पेस्ट को उठाता है और ध्यान से देखने लगता है। जब उसे पता चलता है कि यह असल में पूरा का पूरा पिग ओल्ड मैन है और हर एक पीस बिल्कुल सही हालत में है, तब वो अंदर ही अंदर काफी हैरान हो जाता है। जिस पर वो उस पेस्ट को धीरे से काउंटर पर रख देता है और फिर तुमसे पूछता है, तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो। ये सुनते ही तुम समझ जाते हो कि वो सीधे बात नहीं कर रहा है। तुम्हें पहले से पता था कि सामने वाला बार्गेनिंग जरूर करेगा, और फार्मेसी वाला भी समझ गया था कि तुम कोई आसान आदमी नहीं हो। जिस पर वो तुम्हारे कपड़े और हालत को देखकर तुम्हें बैकयार्ड में चलने के लिए कहता है। फिर तुम दोनों बैकयार्ड में करीब 1 घंटे तक प्राइस को लेकर बात करते रहते हो। आखिर में तुम उसे 2 वेट पेस्ट, एक हैंड टू हैंड हाउस और लूरोंग बेच देते हो, और आज जो प्राइस तुम्हें मिलता है उससे तुम काफी खुश हो जाते हो। 50 युआन लेकर तुम फार्मेसी से बाहर निकलते हो। फिर उसके बाद तुम सीधे स्टेट रन शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हो क्योंकि तुम वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते थे। लेकिन जब तुम सेल्स वुमन से पूछते हो तब अचानक तुम्हें याद आता है कि अभी वॉशिंग मशीन तो है, लेकिन वो सिर्फ होटल और लॉन्ड्री में यूज होती है। अभी तक घरों में वॉशिंग मशीन नहीं आई थी। पहली डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन तो 1978 में आने वाली थी और अभी उसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था। लेकिन तभी तुम्हें अचानक एक 9 इंच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का टिकट मिल जाता है।
जिस पर तुम बिना सोचे उसे खरीद लेते हो। इसके बाद तुम ऑयल टिकट, मीट टिकट, फेस टिकट और कुछ स्पेकुलेटिव गाइड भी खरीद लेते हो, जिस पर सेल्सवुमन तुम्हें बड़ा कस्टमर समझकर बहुत अच्छे से बात करने लगती है। और जब उसे पता चलता है कि तुम उसी दिन टीवी लेकर गांव जाने वाले हो, तब वो तुम्हारी मदद करती है। वो तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलवाती है जिसके पास ट्रैक्टर है और वो 2 युआन लेकर तुम्हें गांव तक छोड़ सकता है, जिस पर तुम बिना सोचे तुरंत मान जाते हो। इसके बाद तुम अपनी वाइफ के लिए स्टेट रन शॉपिंग मॉल से एक लाल रंग का स्वेटर, पैंट्स और लेदर शूज खरीदते हो। फिर बच्चे के लिए कुछ छोटे छोटे कपड़े लेते हो और साथ में कुछ क्विल्ट भी खरीद लेते हो। जो जो चीज तुम्हारे दिमाग में आती है तुम सब खरीदते चले जाते हो, जिस पर ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी भी तुम्हें देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि इतने फटे पुराने कपड़े पहनने वाला आदमी इतना अमीर हो सकता है और एक साथ इतनी सारी चीजें खरीद सकता है। जब तक तुम वापस गांव पहुंचते हो तब तक दोपहर हो चुकी होती है। उधर घर पर लिन चिंगशू सुबह उठती है तो देखती है कि बच्चा उसके बगल में सो रहा है, लेकिन तुम कब उठकर चले गए उसे बिल्कुल पता नहीं चलता। जिस पर लिन चिंगशू अपने दर्द करते हुए शरीर को संभाल कर उठती है और फिर उसे याद आता है कि तुम सुबह जल्दी निकल गए थे, लेकिन जाने से पहले तुम खाना बनाकर रख गए थे। टेबल पर अंडे रखे होते हैं, साथ में गरम गरम फ्राइड मीट रखा होता है जिससे अभी भी तेल की खुशबू आ रही होती है। लिंग चिंगशू ये सब देखकर अंदर ही अंदर थोड़ा रुक जाती है। तभी बाहर से वांग संजू एक जवान लड़की को लेकर अंदर आता है। फिर वो कहता है, चौथी बहू, यह शहर से आई हुई एजुकेटेड यूथ है, इसका नाम ली टियानटियन है। अब से यह तुम्हारे घर में रहेगी, तुम चौथे वाले से कह देना कि इसे एक कमरा दे दे। ये सुनते ही लिंग चिंगशू थोड़ी देर के लिए वहीं रह जाती है, क्योंकि अचानक घर में इतनी जवान लड़की आ गई थी और उसके घर में तो बस 3 छोटे छोटे मिट्टी के कमरे ही थे। 2 लोगों का परिवार इस घर में रहता है। एक कमरा खाने के लिए था और दूसरे कमरे में ढेर सारा सामान और बेकार चीजें भरी हुई थीं। ऐसे में उसके रहने की जगह कहां से होती? जिस पर लिंग चिंगशू कहती है, विलेज चीफ घर पर नहीं है, मैं खुद फैसला नहीं कर सकती। यह सुनकर वांग सनजू अपने चेहरे की झुर्रियों के साथ मुस्कुराता है और कहता है, सब हो जाएगा। फिर वो लिन चिंगशू की बात सुने बिना अपने पास खड़ी एजुकेटेड यूथ की तरफ मुड़ता है, उसे कुछ बातें समझाता है और फिर वहां से चला जाता है। अगर तुम्हारे लड़के ने उसे वो मीट का टुकड़ा नहीं दिया होता तो वो इतनी सुंदर और सीधी सी लड़की को तुम्हारे घर कैसे भेजता? वैसे भी इस बार गांव में आए एजुकेटेड यूथ्स की संख्या 20 से भी ज्यादा थी, जिनमें ज्यादातर जवान और ताकतवर लड़के थे और उनमें बस यही एक नाजुक सी लड़की थी। जिस पर उसने सोचा कि एक लड़की को किसी परिवार में रखना किसी जवान लड़के के मुकाबले ज्यादा आसान है। रात में भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही किसी बात से बचने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस जवान और खूबसूरत वाइफ को देखकर लोग वैसे ही सोच में पड़ जाते थे, उसी घर में ली टियानटियन को छोड़ दिया गया। ली टियानटियन अपना कपड़े का बैग उठाकर इन 3 टूटे हुए मिट्टी के कमरों को देखती है और उसका दिल एकदम बैठ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस घर में होंगमेई को भेजा गया था वहां के लोग तो काफी अच्छे लग रहे थे। वहां एक मिडिल एज्ड कपल था और उनके साथ 3 बच्चे भी थे। सबने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और रास्ते में उसने लोगों से यह भी सुना था कि जिस घर में उसे भेजा गया है वहां का आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो शराब पीता है, जुआ खेलता है और अपनी वाइफ को मारता भी है। ऊपर से घर में इतनी गरीबी है कि चूल्हा तक नहीं जलता। लेकिन अब यहाँ आकर उसे लगता है कि लोगों ने जो कहा था वो पूरा सच नहीं था, क्योंकि इस घर की मालकिन भले ही पुराने और ढीले कपड़े पहने हुई थी, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट और खूबसूरत थी। उसके चेहरे के नैन नक्श इतने सुंदर थे जैसे किसी पेंटिंग में बने हों। वो बिल्कुल भी गांव की औरत जैसी नहीं लगती थी। लिंग चिंगशू भी महसूस कर लेती है कि सामने वाली लड़की उसे ध्यान से देख रही है, जिस पर वो खुद की तरफ देखती है। उसके शरीर पर पुराने और जगह जगह से सिले हुए कपड़े थे, जबकि सामने खड़ी ली टियानटियन ने फैशनेबल ड्रेस पहनी हुई थी, साथ में सफेद सॉक्स और छोटे लेदर शूज थे। वो बहुत स्मार्ट लग रही थी, लेकिन लिंग चिंगशू ऐसे दिखाती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो धीरे से कहती है, तुम पहले बैठ जाओ, कमरे में बहुत सामान भरा है, मुझे अपने आदमी के वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे लिए जगह बना पाऊंगी। इतना कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। फिर एक हॉट वाटर बॉटल निकालती है और गेस्ट के लिए गर्म पानी डालकर ले आती है। ली टियानटियन थोड़ा झिझकते हुए सिर हिलाती है और फिर आंगन में रखी लकड़ी की बेंच पर बैठ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि जल्दी से जल्दी उसे शहर वापस जाने का नोटिस मिल जाए, क्योंकि वो इस टूटे हुए गांव में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात, उसे इस बदमाश आदमी के घर में रहना पड़ रहा था, इसलिए उसे आगे बहुत सावधान रहना होगा ताकि वो आदमी उसका फायदा ना उठा सके। लिंग चिंगशू ने पहले सोचा था कि दोपहर में कुछ खाकर आराम कर लेगी, लेकिन अब घर में नया मेहमान आ गया था, जिस पर वो अपने कपड़े की बाजू ऊपर करती है और खाना बनाने लगती है। तभी ली टियानटियन भी किचन में चली जाती है और कहती है, भाभी रहने दो, मैं खाना बना देती हूँ। इतना कहकर वो किचन में कदम रखती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वहीं रुक जाती है, क्योंकि टूटा फूटा किचन होने के बावजूद वो बिल्कुल साफ और ठीक था। और सबसे बड़ी बात,
वहां ऊपर एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा लटक रहा था, जिस पर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि लोगों ने तो कहा था कि यह घर इतना गरीब है कि यहाँ चूल्हा तक नहीं जलता, लेकिन यहाँ तो मीट तक रखा हुआ है, वो भी इतना बड़ा टुकड़ा। यह देखकर वो कुछ नहीं कहती, बस धीरे से सिर हिलाती है और किचन से बाहर आ जाती है। फिर वो छोटे वाले बेड के पास जाती है और वहां लेटे हुए बच्चे को देखती है। बच्चा बिल्कुल सफेद और प्यारा था, जैसे कोई पोर्सिलेन डॉल हो। उसे देखते ही उसका मन अपने आप नरम पड़ जाता है, जिस पर वो झुककर बच्चे को ध्यान से देखती है। और फिर उसके दिल में अजीब सा एहसास होने लगता है, क्योंकि इस घर की मालकिन उसकी ही उम्र की लगती थी। वो इतनी सुंदर थी, फिर उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, और वो भी ऐसे आदमी से जो बिल्कुल अच्छा नहीं था, ऊपर से एक बदमाश भी था। जिस पर उसके मन में आता है कि शायद उस आदमी ने उसे जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया होगा, शायद उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। यह सोचते सोचते वो और भी डर जाती है, और फिर उसके मन में आता है कि उसे विलेज चीफ के घर जाकर कहना चाहिए कि उसका रहने का घर बदल दिया जाए। गरीबी चलेगी, लेकिन कम से कम आदमी अच्छा होना चाहिए। उधर किचन में लिंग चिंगशू चुपचाप खाना बनाती रहती है। थोड़ी देर बाद गरम गरम नूडल्स का एक बाउल तैयार हो जाता है, जिस पर लिंग चिंगशू उसे बाहर लेकर आती है और कहती है, पहले एक बाउल नूडल्स खा लो। यह सुनकर ली टियानटियन का ध्यान टूटता है। वो टेबल पर रखे बाउल को देखती है, जिसमें गरम और तेल वाले नूडल्स भरे हुए होते हैं। यह देखकर वो फिर से हैरान रह जाती है। फिर वो धीरे से कहती है, मेरा नाम ली टियानटियन है भाभी, आगे से आप मुझे टियानटियन बुला लेना। जिस पर लिंग चिंगशू बस हल्का सा सिर हिला देती है और ज्यादा कुछ नहीं कहती। करीब शाम के 4 बजे बाहर से ट्रैक्टर की जोर की आवाज गांव में सुनाई देती है, और फिर वो आकर तुम्हारे घर के बाहर रुक जाता है। आंगन में कॉर्न छील रही लिंग चिंगशू बाहर की आवाज सुनती है, जिस पर वो जल्दी से अपना काम नीचे रखती है और दरवाजे की तरफ चल देती है। वहां पहुंचते ही वो तुम्हें ट्रैक्टर से नीचे उतरते हुए देखती है, और तुम्हें देखते ही उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगता है। उधर ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी जोर से कहता है, अरे भाई, इतना सारा सामान तुम्हारे घर में आ भी जाएगा क्या? जिस पर तुम गाड़ी के सामने से घूमकर पीछे जाते हो और फिर टीवी को धीरे धीरे नीचे उतारने लगते हो। टीवी टूट ना जाए, इस डर से तुम उसे बहुत संभाल कर गाड़ी से नीचे उतारते हो। फिर ट्रैक्टर वाले की तरफ देखकर हंसते हुए उसे थैंक्स कहते हो। लेकिन बगल में खड़ी लिंग चिंगशू सामने का यह सब देखकर पूरी तरह चुप रह जाती है। फिर वो धीरे से पूछती है, ये सब तुमने खरीदा है? उसकी आवाज में पूरा डिसबिलीफ होता है, क्योंकि इतना सारा सामान, ऊपर से टीवी भी, ये सब खरीदने में कितना पैसा और कितने टिकट लगे होंगे। तुम उसकी सफेद और खूबसूरत फेस को देखते हो। उसकी आंखों में शौक साफ दिखाई दे रहा होता है, जिस पर तुम आगे बढ़ते हो और उसके गाल को हल्के से छूते हो। फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से कहते हो, बाद में सब बता दूंगा, तुम पहले साइड में खड़ी हो जाओ, इन चीजों को हाथ मत लगाना, मैं पहले सामान उतार लेता हूँ। यह सुनकर लिंग चिंगशू चुपचाप एक तरफ हट जाती है। फिर वो वहीं खड़ी होकर देखती रहती है कैसे एक एक करके सामान गाड़ी से नीचे उतरता है। थोड़ी ही देर में सामान का ढेर एक छोटे पहाड़ जैसा लगने लगता है। यह देखकर उसका दिल बैठ जाता है। अगर उसे पहले पता होता तो वो बच्चे को लेकर तुम्हारे साथ शहर चली जाती। आखिर इतना पैसा कहाँ से आया, इतने सारे टिकट कहाँ से आए, और इतनी मुश्किल से जिंदगी चल रही थी, फिर यह सब खरीदने की क्या जरूरत थी? ऊपर से टीवी भी। उसे लगता है कि टीवी कौन देखेगा, सिर्फ उसका बिजली का बिल ही बहुत पैसा खा जाएगा। यह सोचकर वो अंदर ही अंदर तुम्हें फिजूल खर्च समझने लगती है। उधर कोने में खड़ी ली टियानटियन अपनी गोद में बच्चे को पकड़े हुए लगातार तुम्हारी तरफ देख रही होती है। तुम्हारा लंबा और सीधा शरीर, चौड़े कंधे और लंबे पैर देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि गांव में उसने तुम्हारे बारे में जो सुना था उसके हिसाब से उसे लगा था कि तुम अगली, गंदे, येशिमा के मातिमामतारी और बिल्कुल बुरे आदमी होगे। लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम्हारे चेहरे के नैन नक्श इतने गहरे होंगे और तुम इतने हैंडसम दिखते होगे। इतना अच्छा दिखने वाला आदमी उसने बहुत कम देखा था, जिस पर उसका दिल भी अजीब तरह से धड़कने लगता है। और अब उसे समझ आता है कि लिंग चिंगशू जैसी इतनी खूबसूरत लड़की ने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली थी, क्योंकि यह आदमी देखने में सच में बहुत अच्छा था। तुम अपनी जेब से 2 युआन निकालते हो और ट्रैक्टर वाले को दे देते हो। वो पैसे लेकर हाथ हिलाता है और ट्रैक्टर लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद तुम फिर से सामान उठाकर आंगन में रखना शुरू कर देते हो। तुम्हारी वाइफ भी मदद करना चाहती है, लेकिन तुम उसे हाथ लगाने नहीं देते। तुम उसे बैठकर आराम करने के लिए कहते हो। इसी दौरान तुम्हारी नजर घर में खड़ी उस नई लड़की पर नहीं जाती। तभी झो जनशिंग को यह खबर मिलती है और वो जल्दी जल्दी तुम्हारे घर पहुंच जाता है। घर के बाहर इतना सारा सामान देखकर वो पूरी तरह स्टनड रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम जैसे आलसी आदमी के पास इतना पैसा कहां से आ गया, जो तुमने एक साथ इतना सारा सामान खरीद लिया। तुम्हारे घर में बेचने लायक तो कुछ था भी नहीं। जिस पर एक पल के लिए उसके दिमाग में आता है कहीं तुमने बच्चे को तो नहीं बेच दिया। लेकिन वो जल्दी से घर के अंदर भागता है और जब अपनी छोटी भतीजी को देखता है तब जाकर उसका दिल शांत होता है। जो जनशिंग कुछ नहीं कहता, वो सीधे तुम्हारे साथ सामान उठाकर अंदर रखने लगता है। फिर जब तुम टीवी को अंदर रखकर बिजली जोड़ते हो तब थोड़ी ही देर में उसमें पिक्चर और आवाज आने लगती है। स्क्रीन पर चींटियों जैसी लाइंस चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी सबको बहुत मजेदार लगता है, बिल्कुल मूवी देखने जैसा। जिस पर झो जनशिंग उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसे देखने लगता है। वो उसे हाथ लगाना चाहता है, लेकिन शर्म की वजह से हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उसने सुना था कि यह चीज बहुत महंगी होती है। इसमें कई 100 युआन लग जाते हैं
और ये वही चीज है जिसके बारे में शहर वाले अक्सर बात करते रहते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका छोटा भाई गांव का पहला आदमी बन गया जिसके घर टीवी आया है। जब सारा सामान अच्छे से अंदर रख दिया जाता है तब झो जिनशिंग तुम्हें आंगन के बाहर ले जाता है। फिर वो तुमसे पूछता है, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? जिस पर तुम बिना घबराए अपनी छाती थपथपाकर कहते हो, यह सब पैसा मुझे ब्लैक मार्केट में शिकार बेचकर मिला है। लेकिन जो चीजें पहाड़ और खतरनाक चट्टानों पर उगती हैं उनके बारे में तुम साफ नहीं बताते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर बात बाहर निकल गई तो तुम्हारा पैसा कमाने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर तुम उससे कहते हो, अगले साल जब मौसम थोड़ा अच्छा होगा तब तुम बड़े भाई और दूसरे भाई को पहाड़ पर लेकर जाओगे और उन्हें कुछ अच्छी जगहें दिखाओगे। तुम्हारी बातें सुनकर झो जेनशिंग को लगता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम पहले से ज्यादा समझदार और गहरे लग रहे हो, जैसे तुम पूरी तरह बदल गए हो, जिस पर उसे खुद अपने छोटे भाई को पहचानना मुश्किल लगने लगता है। फिर तुम उससे घर बनाने की बात करते हो। तुम कहते हो कि तुम नया घर बनवाना चाहते हो और चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए काम देखे। तुम उसे 1 युआन रोज देने की बात भी कहते हो। यह सुनकर झो जेनशिंग सिगरेट का एक कश लेता है और कहता है, अगर तू मुझे अपना बड़ा भाई मानता है तो मैं ये काम फ्री में करूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो कहता है, घर बनाना मजाक नहीं होता, इसमें बहुत पैसा लगता है। जिस पर तुम कहते हो, बड़े भाई मेरे पास पैसे हैं और मैं तुम्हें मजदूरी भी दूंगा, अभी तो मैंने तुम्हारा पुराना हिसाब भी नहीं चुकाया है। फिर तुम उससे कहते हो कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा मिस्त्री ढूंढ दे और बिल्डिंग का सामान भी अच्छा वाला ले, ताकि जल्दी से जल्दी तुम लोग नए घर में रह सको। यह सुनकर झो जेनशिंग सिर हिला देता है। उसे पहले लगा था कि तुम बस उन 3 पुराने मिट्टी के कमरों को थोड़ा ठीक करवाना चाहते हो, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा सोचोगे और 2 मंजिला घर बनवाने की बात करोगे। असल में तुमने घर की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई को इसलिए दी थी क्योंकि तुम्हारे पास खुद बहुत काम था। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही चल रहा था कि अगर फिर से कोई जंगली दवा या हैंड हाउस जैसी चीज मिल गई तो उसे बेचकर और पैसा